यह कहानी एक सच्ची घटना है। इसका उद्देश्य आपको परेशान करना तथा आपको डराना नहीं बल्कि आपको और आपके परिवार को सावधान करना है। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त महेंद्र मधु। मोहब्बत की आखिरी मंजिल शादी होती है। अधिकतर प्यार करने वालों का यही मानना है। प्यार करने वाले साथ साथ जीना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी यह चाहत सपना बनकर रह जाती है। समाज अपने लोगों को अपने नियम कायदे के अनुसार ही चलाना चाहता है, लेकिन प्रेम करने वालों को समाज की कहाँ परवाह होती है। आगरा को मोहब्बत की नगरी माना जाता है। इसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम देने वाला ताजमहल यही है। हजारों प्रेमी जोड़े हर साल इसे देखने आगरा आते हैं। राजू और गौरी भी कई 100 किलोमीटर का सफर तय करके प्रेम की इस इमारत को देखने आए थे, लेकिन उसे देखते ही उन्हें पता नहीं क्या हुआ कि वे आगरा से वापस नहीं जा सके। कर्नाटक के जिला गदग के कोन्नूर में रहता था हनुमंत का परिवार। राजू हनुमंत का बेटा था। राजू के अलावा हनुमंत की 2 संतानें और थीं। हनुमंत की टेलरिंग की दुकान थी। लोगों के कपड़े सिलकर वह परिवार को पाल पोस रहा था। बेटा राजू जब हाई स्कूल से आगे नहीं पढ़ सका तो उसने उसे भी अपने टेलरिंग के काम में लगा दिया। 2 से 3 सालों में काम सीखकर वह अच्छा टेलर बन गया। राजू खुद कमाने लगा तो बंठन कर रहने लगा। राजू को गली की गौरी बचपन से ही बहुत अच्छी लगती थी। वह उसके घर से थोड़ा दूर रहती थी, इसलिए उससे कभी बातचीत का मौका नहीं मिला। वह उसकी दुकान के सामने से ही स्कूल आती जाती थी, इसलिए उसके स्कूल आते जाते समय वह उसे देखने के लिए अपनी दुकान से बाहर आकर खड़ा हो जाता था। इसी तरह देखते देखते वह उसे मन ही मन चाहने लगा। लेकिन जब एक दिन गौरी उसकी दुकान पर कपड़े सिलवाने आ गई तो उसे बात करने का भी मौका मिल गया। नाप लेने के बाद राजू ने पूछा, क्या नाम लिखूं? रघु। रघु लिख दो, गौरी ने कहा। तुम्हारा नाम रघु है? राजू ने हैरानी से पूछा तो वह खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, मैं तुम्हें रघु दिखती हूँ? नहीं, यह तो लड़कों का नाम है। लेकिन तुम्ही ने तो कहा है कि रघु लिख दो। हाँ, कहा तो है, रघु मेरे मामा हैं। मेरा नाम तो गौरी है, उसने कहा। यह तो बहुत अच्छा नाम है, राजू तारीफ करते हुए बोला। मेरी तरह मेरा नाम भी है, कहकर गौरी फिर खिलखिलाकर हंसी। उसकी यह हंसी राजू के दिल में उतरती चली गई। उसने उसे गौर से देखते हुए कहा, गौरी तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। उसकी इस बात पर गौरी मुस्कराई और चली गई। गौरी की निश्चल हंसी का राजू दीवाना सा हो गया। 4 दिनों बाद उसने गौरी को सिले कपड़ों को ले जाने को कहा था, लेकिन वह अगले दिन से ही उसके आने का इंतजार करने लगा था। जिस अंदाज में राजू ने उससे बातें की थीं, उससे गौरी भी उसका मतलब समझ गई थी, लेकिन यह बात उसने राजू को महसूस नहीं होने दी थी। दूसरी तरफ राजू ने सोच लिया था कि जैसे ही गौटी कपड़े लेने आएगी वह अपने मन की बात उससे कह देगा। चौथे दिन शाम को गौरी राजू की दुकान पर आई तो संयोग से उस समय वह अकेला था। आते ही गौरी ने पूछा, हमारे कपड़े सिल गए? हाँ हाँ, सिल गए, कहकर राजू ने शोकेस से कपड़े निकालकर गौरी के सामने रख दिए। गौरी कपड़ों को देखने लगी तो राजू ने मुस्कराते हुए पूछा, अच्छे सिले हैं? हाँ, कहकर गौरी ने राजू को सिलाई के पैसे दिए और मुस्कराती हुई चली गई। राजू मन की बात उससे कह नहीं पाया। यह मुलाकात कोई खास नहीं थी, फिर भी गौरी के दिल में राजू की तस्वीर उतर गई थी। 15 साल की गौरी का भावुक मन राजू की ओर खींचता चला जा रहा था। राजू ने जो कहा था वे बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। आते जाते उनकी नजरें टकराने लगीं। राजू की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह उससे मिलना चाहता था,
लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि कैसे मिले। उसके मन में इस बात का भी डर था कि कहीं वह बुरा न मान जाए। हिम्मत करके एक दिन राजू छुट्टी के समय गौरी के कॉलेज के सामने जाकर खड़ा हो गया। गौरी सहेलियों के साथ कॉलेज से निकली तो राजू को देखकर उसका दिल तेजी से धड़क उठा। राजू ने उसे एक तरफ आने का इशारा किया तो वह उसका इशारा समझ गई। वह अपनी सहेलियों से अलग होकर राजू के पास आ गई। जैसे ही वह उसके पास आई, राजू ने उसे मोटरसाइकिल पर बैठने का इशारा किया। गौरी बैठ गई तो वह तेजी से चल पड़ा। गौरी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? मुझे घर जाना है। चली जाना, आज मुझे तुमसे कुछ कहना है, राजू ने कहा तो गौरी ने हंसते हुए कहा, यही न कि तुम मुझसे प्यार करते हो? राजू ने बिना किसी संकोच के कहा, गौरी, सचमुच मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। गौरी मुस्कुराकर बोली, मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ। राजू ने उसे हैरानी से देखा तो गौरी ने नजरें झुका लीं। यह थी गौरी और राजू के प्यार की शुरुआत। अक्सर प्रेम करने वालों के प्यार की शुरुआत कुछ इसी तरह से होती है, लेकिन इसके बाद कभी कभी यही प्यार जीवन के लिए ऐसा नासूर बन जाता है कि जीवन ही लील लेता है। गौरी के पिता की मौत हो चुकी थी। वह अपनी मां शैला और बड़ी बहन रजनी के साथ अपने मामा रघु के घर रहती थी। पिता की मौत के बाद मामा उन्हें अपने साथ ले आए थे। रजनी बीएससी कर रही थी, जबकि गौरी 10वीं में पढ़ रही थी। इसी नादान उम्र में गौरी को राजू से प्यार हो गया था। प्यार ऐसी चीज है जिसे कितना छिपा कर रखा जाए, वह कभी न कभी समाज की नजरों में आ ही जाता है। राजू और गौरी की मुलाकातें मोबाइल के जरिए तय होने लगीं। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। उनके प्यार को मंजिल मिल पाएगी, इस बात को लेकर उन्हें शक था। दरअसल उनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा था उनकी जाति। गौरी कन्नड़ थी और राजू मराठी। दोनों को ही पता था कि समाज की नजरों में जैसे ही उनका प्यार आएगा, तूफान आ जाएगा। एक दिन गौरी ने राजू से कहा, राजू, अगर समाज ने हमारे संबंधों को कबूल नहीं किया तो हम क्या करेंगे? राजू ने गौरी को भरोसा दिलाया कि दुनिया वाले कुछ भी कहें, वह उसका साथ हरगिज नहीं छोड़ेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसे जुदा नहीं कर सकेगी। दोनों साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। प्यार की दीवानगी राजू के दिलो दिमाग पर छाने लगी तो उसका मन काम से उचट गया। एक दिन उसके पिता ने टोका, क्या बात है बेटा, आजकल तुम्हारा मन काम में नहीं लग रहा है। कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम दुकान से गायब हो जाते हो, कस्टमर भी परेशान होते हैं। बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं है पापा, बस ऐसे ही थोड़ा मन उचट गया था। लेकिन अब आप चिंता न करें, मैं काम पर पूरा ध्यान दूंगा, राजू ने कहा। इसके बाद वह गौरी से उस समय मिलता जब दुकानदारी पर कोई असर न पड़ता। उसके मन में एक ही बात घूमा करती थी कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसके प्यार के बीच जाति न आए। उसका ध्यान फिल्म एक दूजे के लिए की तरफ गया, जिसमें नायक कमल हासन और नायिका रति अग्निहोत्री अलग अलग जाति के थे। फिल्म का ध्यान आते ही राजू ने सोच लिया कि वह भी उसी तरह अपने प्यार के लिए करेगा। लेकिन एक दिन गौरी की मां शैला ने उसे फोन पर हंस कर बातें करते देखा तो उसे शक ही नहीं हुआ, बल्कि उसे लगा कि उसकी किशोर बेटी इश्क की खतरनाक राह पर चल पड़ी है। शैला परेशान हो उठी। उसने गौरी से पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। कुछ दिनों बाद शैला के दूर के रिश्तेदार नीलकंठ ने उसे बताया कि उसने गौरी को बाजार में राजू टेलर के साथ देखा है, तो पूरी बात उसकी समझ में आ गई। इस बार उसने बेटी से सख्ती से पूछा तो उसने कहा, मम्मी, मैं राजू से प्यार करती हूँ और वह भी मुझे बहुत चाहता है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। शादी, प्यार, यह सब क्या कह रही है तू जानती है तेरी उम्र क्या है? फिर वह हमारी जाति का भी तो नहीं है।
इसलिए यह बात तू मन से निकाल दे, तेरी शादी उससे किसी भी तरह नहीं हो सकती। मम्मी, राजू बहुत अच्छा लड़का है, तुम भी उससे बात करोगी तो वह तुम्हें भी पसंद आ जाएगा, गौरी बोली। छोटी सी लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शैला हैरान रह गई। उसने सख्ती से कहा, गौरी अब बहुत हो चुका, कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। क्यों मम्मी, गौरी ने हैरानी से पूछा। कह दिया न, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, कहकर शैला अपने काम में लग गई। शाम को शैला का भाई घर लौटा तो उसे शैला ने सारी बात बता दी। भांजी के प्यार और शादी की जिद के बारे में सुनकर रघु चिंतित हो उठा, लेकिन उसने बहन से कहा कि वह सब संभाल लेगा। अगले दिन रघु राजू की दुकान पर गया और उसे धमकाते हुए बोला, तू गौरी का पीछा छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा रहेगा। मामा, मैं गौरी से प्यार करता हूँ, राजू ने कहा। यह प्यार व्यार कुछ नहीं होता, अगर तू नहीं माना तो मुझे दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा, रघु ने धमकाते हुए कहा। जिस समय रघु राजू से बात कर रहा था, नीलकंठ ने उसे देख लिया। नीलकंठ ने तो पहले भी गौरी और राजू को बाजार में देखा था। वह भी रघु के पास आ गया। उसने रघु से कहा, तुम चिंता मत करो, इसे मैं संभाल लूंगा। इसके बाद नीलकंठ ने राजू को धमकाते हुए कहा, तुम संभल जाओ वरना तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगा। जेल का नाम आते ही राजू डर गया, क्योंकि वह नीलकंठ की दबंगई को जानता था। लेकिन गौरी को छोड़ना उसके लिए नामुमकिन था। उसने उसके साथ जीने मरने की कस्में जो खाई थीं। नीलकंठ की दबंगई के कारण अब मोहल्ले में राजू और गौरी के प्यार के चर्चे कुछ ज्यादा ही होने लगे। परिवार वालों को बदनामी का डर सताने लगा। गौरी पर पाबंदियां भी लगने लगीं। पाबंदियों की वजह से वह प्रेमी से नहीं मिल पा रही थी। इससे दोनों बेचैन हो रहे थे। राजू जल्द ही गौरी से कोर्ट मैरिज चाहता था, लेकिन समस्या यह थी कि अभी गौरी 16 साल की थी। राजू ने गौरी से शादी करने की बात अपने घर में कही तो एक दिन राजू की मां अन्नपूर्णा और पिता हनुमंत रघु के घर गए। उन्होंने रघु से कहा कि अगर बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वे क्यों उनका विरोध कर रहे हैं। गौरी को अपने घर की बहू बनाने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मुझे है, रघु ने कहा, क्योंकि हम दोनों की जाति अलग है, इसलिए यह संबंध कभी नहीं हो सकता। राजू के माँ बाप निराश होकर वापस आ गए। अगले दिन गौरी ने राजू को फोन करके कहा कि घर वाले उसके लिए रिश्ता तलाश रहे हैं और जल्दी ही उसकी शादी कर देना चाहते हैं, जबकि वह उसी से शादी करना चाहती है, क्योंकि वह उसके बिना जी नहीं सकती। राजू ने उसे विश्वास दिलाया कि कुछ भी हो, कोई उन दोनों को अलग नहीं कर सकता। वह नीचता न करे। इस समाज से कहीं दूर जाकर वह उसके साथ अपनी दुनिया बसाएगा। गौरी को राजू पर पूरा भरोसा था। वह अपने प्यार के साथ इस जालिम समाज से कहीं दूर चली जाना चाहती थी, जहां वह अपने सपनों की दुनिया बसा सके। एक दिन राजू ने फोन करके गौरी से कहा कि आगरा में ताजमहल है, जिसे बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की यादगार में बनवाया था। हम दोनों उसी ताज के साए में अपनी दुनिया बसाएंगे। गौरी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। राजू ने गौरी को तैयार रहने को कहकर कहा कि वह कभी भी फोन करके उसे आगरा चलने को कह सकता है। राजू जानता था कि जाति का यह अड़ंगा उसे कभी गौरी के साथ अपनी दुनिया बसाने नहीं देगा। गौरी के बालिग होने में अभी 2 साल बाकी थे। इस बीच कुछ भी हो सकता था। उसे सबसे ज्यादा डर दबंग नीलकंठ का था, जो उसे किसी केस में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दे रहा था। ऐसे में राजू और गौरी योजना बनाकर घर से निकले और दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। उस समय राजू की जेब में 50,000 रुपए थे। वह देश की राजधानी में गौरी के साथ अपनी दुनिया बसाना चाहता था,
ताकि राजधानी की भीड़ में कोई उन्हें ढूंढ न पाए। दिल्ली पहुंचकर दोनों 3 दिनों तक एक होटल में रुके। वे ताज के दीदार को बेताब थे। 10 अक्टूबर की सुबह 11 बजे आगरा के नजदीक ईदगाह रेलवे स्टेशन पर उतरे। वहां से ऑटो करके वे होटल ताज पैलेस गए, जहां कमरा नंबर 304 बुक कराया। होटल के रिसेप्शन पर राजू ने गौरी को अपना दोस्त बताया। आगरा पहुंचकर दोनों बहुत खुश थे। उनकी बरसों की तमन्ना पूरी होने वाली थी। ताजमहल को या तो उन्होंने किताबों में पढ़ा था या फिर फिल्मों में देखा था। अब वे अपनी आंखों से उसका दीदार करने वाले थे। होटल में फ्रेश होने के बाद दोनों एक ऑटो से ताजमहल देखने गए। ताजमहल परिसर में प्रवेश करने पर उन्हें लगा जैसे सारा वातावरण प्यार की खुशबू से सराबोर है। ताज के सामने पार्क की हरी भरी मुलायम घास पर बैठकर उन्होंने खाना खाया। उसके बाद राजू ने पूछा, गौरी अब आगे क्या करना है? गौरी की मनःस्थिति अजीब सी थी। वह पहली बार घर से बाहर निकली थी। उम्र नादान थी और जीवन का कोई तजुर्बा नहीं था। घर से निकलकर पीछे लौटने के सारे दरवाजे वह बंद कर आई थी। उसने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं क्या जानूं? 25 साल के राजू की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके लिए अब एक और कुआं था तो दूसरी ओर खाई। घर वापसी का मतलब था जेल जाना। उसे लग रहा था कि नाबालिग लड़की को भगाने के जुर्म में उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। वह जानता था कि समाज उसे कभी माफ नहीं करेगा। इन्हीं सब बातों ने उसे निराश कर दिया। राजू गौरी का हाथ पकड़कर बोला, गौरी हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। अगर हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। गौरी राजू की बात सुनकर हैरान रह गई। करीब 1 साल से दोनों मोहब्बत कर रहे थे। गजब का जोश था राजू में। उसकी जिंदादिली से प्रभावित होकर ही वह उसके साथ दुनिया बसाने चली आई थी। लेकिन आज राजू उसे कुछ थका हुआ सा लग रहा था। राजू ने आगे कहा, शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत उनकी मौत के बाद अमर हो गई थी। शाहजहां ने मुमताज की विरह में जीवन के आखिरी दिन गुजारे थे। लेकिन हम दोनों खुशनसीब हैं कि साथ साथ हैं। अगर साथ साथ मौत को गले लगा लें तो अगले जन्म में हम एक साथ रहेंगे। गौरी को भी लगा कि इस दुनिया में जीने से अच्छा है कि एक दूसरे की बाहों में मर जाएं। समाज का डर जीने नहीं दे रहा है। दोनों घर से सैकड़ों मील दूर थे। कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं था। उन्होंने एक भयानक फैसला ले लिया। रात करीब 8 बजे दोनों होटल पहुंचे और ऑटो वाले से उन्होंने सुबह आने को कहा कि कल कहीं और घूमने चलेंगे। दोनों बाहर से खाना पैक कराकर लाए थे, साथ में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी थी। इसके बाद उन्होंने कमरा अंदर से बंद किया तो उस रात उस कमरे में क्या हुआ कोई नहीं जानता। सुबह ऑटो वाले ने कमरा नंबर 304 का दरवाजा खटखटाया, लेकिन काफी देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तब उसने होटल के मैनेजर आशीष को इस बात की जानकारी दी। आशीष ने तुरंत थाना रकाबगंज पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस आ गई और कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। पुलिस अंदर पहुंची तो हैरान रह गई। पलंग पर 2 लाशें पड़ी थीं। टेबल पर पुलिस को कफ सिरप की 2 शीशियां मिलीं, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। दोनों ने कोल्ड ड्रिंक में शायद कोई जहरीला पदार्थ मिलाकर पी लिया था। 2 गिलासों में कोल्ड ड्रिंक भी मिली थी। उनके सामान से एक सुसाइड नोट मिला। गौरी के हाथ पर लिखा था, लव यू राजू। पुलिस को उनके सामान में हुबली से हजरत निजामुद्दीन तक का ट्रेन टिकट मिला था। सूचना पाकर सीओ असीम चौधरी और एसपी सिटी आर.के. सिंह भी आ गए थे। पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला था वह कन्नड़ भाषा में था। उस सुसाइड नोट में दोनों ने अपनी मौत का जिम्मेदार नीलकंठ को ठहराया था।
उसमें लिखा था कि उसी के कारण वे घर छोड़कर आगरा आए थे। उन्होंने नीलकंठ को कड़ी सजा देने की गुजारिश की थी और अपने घर वालों को तंग न करने का अनुरोध किया था। सुसाइड नोट पर गौरी और राजू के दस्तखत के अलावा 2 मोबाइल नंबर भी लिखे थे। पुलिस को अभी तक यह नहीं मालूम था कि प्रेमी युगल कहां से आया था। पुलिस ने दिए गए मोबाइल नंबरों पर बात की तो पता चला कि वे नंबर कर्नाटक में रहने वाले अमृत के थे। अमृत राजू का मामा था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया राजू पड़ोसी लड़की के साथ कहीं भाग गया है। पुलिस ने दोनों के आत्महत्या करने की सूचना अमृत को दे दी। राजू और गौरी की मौत की सूचना पाकर राजू के घर हाहाकार मच गया, लेकिन गौरी का परिवार खामोश रहा। उसकी मां शैला ने कहा कि उनके लिए तो गौरी उसी दिन मर गई थी जिस दिन घर से भागी थी। गौरी के मामा ने शव लेने से भी इनकार कर दिया। हनुमंत अपने दूसरे बेटे परशु के साथ आगरा आए। उन्होंने दोनों शवों की शिनाख्त की और उनका दाह संस्कार आगरा के ताजगंज श्मशान घाट पर कर दिया। राजू और गौरी साथ साथ जी तो नहीं पाए, पर उनकी चिताएं जरूर आसपास लगी थीं। हनुमंत को अपने जवान बेटे के खोने का गम था। वह तो बेटे को खुशियां देना चाहता था, पर जाति की दीवार ने उसे ऐसा गम दिया जिसे वह पूरी जिंदगी नहीं भुला पाएगा।